1776 में जर्मनी का एक छोटा सा शहर है बवेरिया के नाम से, जहाँ पे एक प्रोफेसर कुछ स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स को मिलाकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाने का इरादा करता है। इस सोसाइटी का जो मकसद था वो बहुत ही सिंपल था कि पावर को चैलेंज करना है, रिलीजियस अथॉरिटी को कम करना है और सोसाइटी को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस करना है। इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम था द बवेरियन इल्यूमिनाटी। सिर्फ 9 साल के अंदर अंदर इस सोसाइटी को गवर्नमेंट ने शट डाउन कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बंद कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन फिर भी आज 250 साल बाद भी दुनिया में कोई भी बड़ा क्राइसिस हो, जैसा कि आज रिसेंटली ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जो चल रहा है, या कोई भी और बड़ा क्राइसिस आए, तो लोग फिर यही सवाल पूछते हैं कि क्या दुनिया की वॉर्स एक जियोपॉलिटिक्स का ही नतीजा है, या पावर नेटवर्क्स कभी कभी हिस्ट्री को क्वाइटली इन्फ्लुएंस या शेप भी करते हैं। और जब इसमें आप एप्स्टीन फाइल्स, एलीट ब्लैकमेल थ्योरीज और ग्लोबल पॉलिटिक्स भी ऐड कर दें तो मामला और भी ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाते हैं। फिर इल्यूमिनाटी को क्रिएट किया था एडम वेशॉफ्ट ने, लेकिन उसकी जो लाइफ का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, उसको जेसुइट प्रीस्ट्स ने उसकी तालीम या उसने जो अपनी तालीम हासिल की थी, अपनी जो उसकी ट्रेनिंग थी, वो जेसुइट प्रीस्ट ने की थी। अब जेसुइट्स उस वक्त यूरोप के सबसे पावरफुल इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे, लेकिन 1773 में जो वेटिकन था उसने जेसुइट ऑर्डर को डिसॉल्व कर दिया। इस इवेंट ने जो एडम था, जो इल्यूमिनाटी का फाउंडर था, उसको डीपली इन्फ्लुएंस किया। उसको लगने लगा कि चर्च जो है वो नॉलेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और मोनार्की पॉलिटिकल पावर कंट्रोल कर रही है, और जो ऑर्डिनरी लोग सिस्टम के अंडर मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो उसने ये चीज़ डिसाइड की कि जो चेंज है वो ओपनली पॉसिबल नहीं है, तो उसने चूज़ किया कि सीक्रेट इन्फ्लुएंस को कायम किया जाए। तो फर्स्ट में 1776 को उसने एक सीक्रेट ऑर्डर क्रिएट किया, जिसका ओरिजिनली जो नाम था वो था ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबलिस्ट्स। बाद में उसका नाम चेंज हुआ और वो फिर इल्यूमिनाटी बन गया, जिसका मतलब है दोज हु आर इनलाइटेंड। अब इल्यूमिनाटी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, ये कोई नॉर्मल क्लब नहीं है। ये एक मल्टी लेयर्ड सीक्रेट नेटवर्क है, जिसके मेंबर्स को 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। जो पहला फेज है वो कहलाता है नर्सरी। ये रिक्रूटमेंट स्टेज समझा जाता है। जो नए मेंबर्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, वो अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं सोसाइटी के जो नेटवर्क है इनके साथ, जैसे कि उनका जो पर्सनल वीकनेसेस हैं, उनकी पॉलिटिकल बायसेस हैं, उनके फाइनेंसेस हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं, उनके जो भी एम्बिशंस हैं, वो सारी चीज़ों को ये इस सोसाइटी के जो करता धरता है उनके साथ शेयर करते हैं। इल्यूमिनाटी लीडरशिप इन सब को रिकॉर्ड भी करती है और ज़रूरत पड़ने पे इन लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल भी करती है। इसको कहा जाता है कैरेक्टर एनालिसिस। आज की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका भी काफ़ी हद तक तरीका इसी तरह का होता है। अब लेवल 2 के ऊपर आ जाएं, जो कि फ्री मेसनरी नेटवर्क कहलाता है। इल्यूमिनाटी का जो सबसे क्लेवर मूव था वो फ्री मेसनरी के जो लॉजेस हैं उसमें इन्फिल्ट्रेशन। फ्री मेसन ऑलरेडी यूरोप और दूसरी दुनिया के अंदर एक एलीट्स का पॉपुलर क्लब या ग्रुप समझा जाता था, इसलिए इल्यूमिनाटी मेंबर्स सीक्रेटली लॉजेस ज्वाइन करते और वहाँ से रिक्रूटमेंट भी करते थे। और कई जो फ्री मेसन्स थे उनको ये पता भी नहीं चला कि वो कब इल्यूमिनाटी के इन्फ्लुएंस में आ गए।
इल्यूमिनाटी मेंबर्स हैं वो सीक्रेट कोड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि म्यूनिक को एथेंस कहते हैं, वियना को रोम कहते हैं। जो एडम जो इसके इल्यूमिनाटी के फाउंडर थे, उनका जो कोड नेम था वो था स्पैक्टिकस। लेवल 3 के ऊपर आते हैं द मिस्ट्रीज। ठीक है, हाईएस्ट लेवल पर सिर्फ कुछ ही मेंबर्स पहुंच पाते हैं। यहाँ पर सोसाइटी का जो रियल एजेंडाज हैं उसको बताया जाता है, शेयर किया जाता है। कॉन्फिस्केटेड जो डॉक्यूमेंट्स हुए हैं बाद में, तो उनके मुताबिक इल्यूमिनाटीज का जो गोल था वो था मोनार्की सिस्टम को कमज़ोर करना, उसके बाद जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है उसको इन्फ्लुएंस करके उसका असर रसूख को कम करना, और एक रैशनल, इनके हिसाब से रैशनल सोसाइटी क्रिएट करना। इस आइडिया को बाद में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी कन्वर्ट किया गया, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी भी इधर से ही उसका कॉन्सेप्ट आया। 1785 में बवेरियन गवर्नमेंट ने इल्यूमिनाटी के अगेंस्ट रेड्स की। जो डॉक्यूमेंट्स मिले वो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग थे। अथॉरिटीज़ को मिला कि सीक्रेट मेंबरशिप की जो लिस्ट थी वो उनको मिली, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बहुत सारी मिली उसके अंदर, फिलोसॉफिकल राइटिंग्स मिली, और जो स्पाई रिपोर्ट्स थी मेंबर्स की तरफ से वो उन सारी डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा थी। सबसे एक शॉकिंग डिस्कवरी थी वो ये था कि जो इल्यूमिनाटी मेंबर्स थे वो एक दूसरे के ऊपर सर्वेलेंस रिपोर्ट जमा कराया करते थे। लीडरशिप का हर मेंबर का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल मेंटेन किया जाता था। ये एक समझ लें कि इंटरनल इंटेलिजेंस सिस्टम का एक इनिशियल फॉर्म था। अच्छा, जो ये सोसाइटी थी ये बड़ी ही तेज़ी से ग्रो हुई। इसके अंदर कुछ ही सालों के अंदर तकरीबन 2000 से 3000 मेंबर्स ऐड हो गए इसके अंदर, और जो मेंबर्स थे वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। उनमें उस लिस्ट में जो शामिल थे वो एरिस्टोक्रेट्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, प्रोफेसर्स थे, जजेस थे। सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्रूट था बैरन एडोल्फ वॉन नीग। उसने इल्यूमिनाटी का जो स्ट्रक्चर था उसको रीऑर्गेनाइज किया और रिक्रूटमेंट को एस्केलेट कर दिया। जब उसने उसको एस्केलेट किया तो नेचुरली जो सोसाइटी थी वो बड़ी तेज़ी से स्प्रेड होने लगी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली तक फैल गई। 1785 में बवेरियन रूलर कार्ल थियोडोर ने इल्यूमिनाटी को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया। कई मेंबर्स अरेस्ट भी हुए, कई यूरोप से भाग भी गए। एडम एग्जाइल में चला गया, और ऑफिशियल हिस्ट्री के मुताबिक इल्यूमिनाटी डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि कंप्लीटली ख़त्म हो गई। लेकिन यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो स्टार्ट होती हैं। कुछ लोग ये आज भी सोचते हैं कि ये जो पूरी सोसाइटी थी ये कंप्लीटली अंडरग्राउंड हो गई थी। अब थोड़ा आज के ज़माने के हिसाब से बात करते हैं कि आज के ज़माने में इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट जो यूजुअली रेफ़र करता है वो एक ग्लोबल एलीट नेटवर्क को रेफ़र करता है। जैसे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अलायंसेस हैं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी ग्रुप्स हैं, एलीट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो मॉडर्न पावर स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं जो ये ओल्ड सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं उनसे। डिफरेंस यही है कि आज इन्फ्लुएंस हिडन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से नजर आता है। जेफरी एप्स्टीन एक पैसे वाला फाइनेंसियर था जिसका नेटवर्क एक्सट्रीमली पावरफुल लोगों पर मुश्तमिल था, जिसमें पॉलिटिशियंस थे, बिलियनर्स थे, रॉयल्टी तक डॉक्यूमेंट शो करते हैं कि इसके अंदर शामिल थे। जैसा कि हम जानते हैं प्रिंस एंड्रयू के बारे में।
उसकी डेथ 2019 में जेल में हुई, जो कि बड़ी कंट्रोवर्शियल डेथ है। ऑब्वियसली ऑफिशियल क्लेम ये है कि वो खुदकुशी थी, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अराउंड इट, वो हम पर किसी और वीडियो में कवर करेंगे। कई लोग बिलीव करते हैं कि एप्स्टीन पावरफुल एलीट्स के जो उनके कॉम्प्रोमाइजिंग सीक्रेट्स हैं वो कलेक्ट किया करता था। एप्स्टीन का नेटवर्क पॉसिबल ब्लैकमेल ऑपरेशन पर मुश्तमिल था, और ये अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डॉक्यूमेंट सामने आते जा रहे हैं ये बात और क्लियर होती चली जा रही है। पब्लिक रिकॉर्ड्स शो करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन एक दूसरे के सोशल सर्कल्स के थ्रू एक दूसरे को जानते थे। फ्लाइट लॉग्स और सोशल फोटोज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल एविडेंस अभी तक उस तरीके से ट्रंप को एप्स्टीन के नेटवर्क का हिस्सा बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है, साबित नहीं कर पाया है। ठीक है, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर थ्योरी सर्कुलेट कर रही हैं, कुछ क्लेम्स हैं कि एप्स्टीन फाइल्स पावरफुल लीडर्स को प्रेशर करने का एक टूल है। ये सब अगेन मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो दोनों, मतलब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं 2+2 हो रहा है, मैं उसको भी सामने रख रहा हूँ, बट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं बिकॉज देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन फैक्ट्स एंड रूमर्स और कॉन्स्पिरेसीज, तो आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम कॉन्स्पिरेसीज, सो आई एम ट्राइंग टू बी एज केयरफुल एज पॉसिबल। अब आते हैं करंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। इसराइल और ईरान सालों साल से जियोपॉलिटिकल राइवल्स हैं। इश्यूज इन दोनों के हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए एक थ्रेट है, उसका जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, उसकी जो आपस में दौड़ है वो एक बड़ा कंसर्न है, और जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जैसा कि हम जानते हैं हुतीज़, हमास, वो सारे वो इसराइल के लिए एक कंसर्न है। ये जो तमाम टग ऑफ वॉर चल रही है इसराइल और ईरान के बीच में, उसकी वजह से अब रिसेंटली जो टेंशन्स हैं वो एक वॉर की शक्ल में जा चुके हैं। अब इसकी जो असरात हैं वो रीजनल नहीं होंगे, वो ग्लोबल हैं, जहाँ पे जो ऑयल की जब सप्लाई डिसरप्शन हो गई है, तो अब आप देखेंगे आते हुए जैसे कि मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान में तकरीबन 60-65 रुपीज़ प्राइसेस बढ़ी हैं, और ये पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट बड़ी तेज़ी से आपको नज़र आएगा। और ऑयल प्राइसेस का मतलब है कि फौरी तौर पे आपकी तमाम चीज़ों की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो ग्रोसरीज हों, चाहे वो कोई और चीज़ हो। ग्लोबल मार्केट्स इसी वजह से इंस्टेबल हो जाएंगी, और जो मेजर पावर इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर एक बड़ा ही गहरा असर आएगा, जिसको अभी हम जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी वो आपके सामने आता चला जाएगा। हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग पैटर्न शो करती है। जब भी मेजर वॉर्स होती हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वॉर्स में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, सीक्रेट नेगोशिएशंस होती हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस होती हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स होते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है तो लोग हिडन एक्सप्लेनेशंस ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो बिफोर मैं इसके क्लोजिंग की तरफ जाऊं, मैं एक बात दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं कि मैं इन सब चीज़ों का एक कनेक्शन, एक बहुत ही बेसिक सा कनेक्शन मैंने क्रिएट किया है, जिसमें इल्यूमिनाटी, एप्स्टीन फाइल्स और जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और मैं उसमें बहुत केयरफुली आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन फैक्ट्स और कॉन्स्पिरेसीज। चीज़ें बहुत ही अजीब तरफ इशारा कर रही हैं, जो कि अब लोग हर तरफ बात भी कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, इसके अंदर सीक्रेट सोसाइटीज़ किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अगेन मैं आपको एक बात ये रिपीट कर दूं कि इस रिसर्च के अंदर मैंने कहीं पे भी कोई सॉलिड प्रूफ, जिस तरह से मैंने कहा कि उस इल्यूमिनाटी के क्रिएट होने के 9 साल बाद उसको कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया था,
तो एज ऑफ टुडे कहीं भी कोई ऑफिशियल प्रूफ मौजूद नहीं है, बट अगेन इस तरह की चीज़ों का ऑफिशियल प्रूफ होता भी नहीं है। तो आई लीव इट टू यू टू कंक्लूड कि ये क्या है और क्या नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि किसी भी इंसान का, किसी भी ऑफिशियल का, किसी भी प्रेसिडेंट का, किसी का भी कोई ऑफिशियल ताल्लुक रिकॉर्डेड नहीं है, ना हिस्ट्री में ना प्रेजेंट में। बट हालात को देखते हुए बड़ा क्लियरली कहा जा सकता है कि कहानी किस तरीके से चल रही है। हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, एंड में मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ, छोड़ के जाना चाहता हूँ, जस्ट समथिंग टू पॉन्डर अपॉन, कि मैं जेन्युइनली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, जो अभी करंट जो सिचुएशन है, इसको कोई एंड ऑफ टाइम नहीं समझता, जिस तरह से बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं। और ये अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये वही सोच है जो कि हम जो वेस्टर्न पावर्स हैं या जो पावरफुल्स हैं उनके नैरेटिव को टो करते हैं। ये इज़राइल का क्लेम है कि उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से उनके रेड मून और रेड हाइफर और दज्जाल और एंटी क्राइस्ट और उनका मसाया और वो सारी चीज़ों के हिसाब से उनकी कैलकुलेशन चल रही है और उन्होंने ये करना है, इस तारीख को ये करना है। उनकी कैलकुलेशन पहले भी गलत हो चुकी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी उनकी कैलकुलेशन ये थी कि जी मसाया आएगा, और उन्होंने उस मसाया का इनकार किया जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और वो एक्चुअली अल्लाह की तरफ से मसाया थे अगर ये उसको, लेकिन इन्होंने अपनी हठधर्मी के अंदर और अपने तकब्बुर के अंदर कि जी नहीं वो तो बनी इसराइल से आएगा और ये तो बनी इस्माइल से आए हैं, तो उन्होंने इनकार किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इससे मैं ये नहीं कहता कि इनकी कैलकुलेशंस या इनके अंदाजे या इनके मामलात पहले भी ऑफ एंड ऑन गलत होते रहे हैं, सही होते रहे हैं। तो नॉट नेसेसरीली अगर ये अभी कह रहे हैं कि इनके दज्जाल का टाइम आ चुका है, तो नॉट नेसेसरीली कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मैं जिस तरीके से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ बिग रीसेट जो अभी which is taking place right now. For end of times, I don't think we are there yet. Thank you very much for listening. मिलते हैं इंशाल्लाह next video में।